हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये अध्याय 2 है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, अध्ययन के सरलता के दृष्टिकोण से सभी जीवों को उनकी शारीरिक संरचना, विशेषताओं और कार्यों के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। जीव जगत के संपूर्ण और समुचित अध्ययन के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जो समान गुणधर्म वाले जीव हैं इनको समान वर्ग में और असमान गुणधर्म वाले जो जीव हैं इनको भिन्न भिन्न वर्गों में रखा जाए। जीवों के वर्गीकरण की यह वैज्ञानिक पद्धति वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। जीवों के वर्गीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया आकृति विज्ञान, शारीरिकी, पारिस्थितिकी और आनुवांशिकी पर आधारित है। जीवों को वर्गीकृत करने के लिए निम्न 4 चरण होते हैं। ये जो 4 चरण है वर्गीकरण के, पहला है पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा है पहचान करने के बाद इनको जो है वर्ग में डिवाइड कर देना, वर्ग में विभाजन करना। फिर इसका नामकरण करना इन जीवों का। इसके बाद है वर्ग की अनुक्रम का। पहचान का मतलब है जीवों के नाम और उनके स्थान की पहचान करना। ठीक है, कौन से जीव जो है उनका नाम क्या है, उनकी स्थान क्या है, किस मतलब कि पारिस्थितिकी के अनुकूल हैं। इसके बाद उन जीवों को जो है विभिन्न वर्गों में विभाजित करना। इसके बाद उन जीवों को जो है वैज्ञानिक नाम देना। और यह वर्गीकरण की जो चौथा चरण है वर्ग की पदानुक्रम का, यह वर्गीकरण की व्यवस्था तथा क्रम को बनाता है। देखिए, आधुनिक जीव वैज्ञानिक जो है जीवों की पहचान उनके वर्गीकरण और नामकरण को वर्गीकी का बेस मानते हैं, आधार मानते हैं। वर्गीकरण के उद्देश्य क्या है? जैसे पहला उद्देश्य है जीवों के पहले से निर्धारित लक्षणों के आधार पर उनका पहचान करना और उनका बंटवारा करना। दूसरा उद्देश्य है समरूपता संबंधों के आधार पर प्रजातियों को उचित वर्गों के आरोही क्रम में रखना। ठीक है, आरोही क्रम। और जीवों के जो विकास है, जीवों में जो विकास होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, इनको दिखाना। ये वर्गीकरण के उद्देश्य हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है वर्गीकरण का इतिहास क्या है। ये जो इतिहास है, प्राचीन काल से लेकर अब तक विभिन्न आधारों पर जीवों के वर्गीकरण का प्रयास किया गया है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे पहला ग्रीस के विद्वान हिप्पोक्रेटस और डिमोक्रिटस, इन्होंने जंतुओं के वर्गीकरण का प्रयास किया। ठीक है, समय आप देख सकते हैं। और अरस्तु ने जंतुओं के रहन सहन के ढंग, स्वभाव, शारीरिक आकार के आधार पर पंछी, मछली, व्हेल, कीट आदि जंतु समूहों का वर्णन किया। उन्होंने छोटे जंतु समूहों को कोलियोपेट्रा, याद रखिएगा क्या, कोलियोपेट्रा और डिप्टेरा नाम दिया। अरस्तु के शिष्य थियोफ्रेस्टस, इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम, इस पुस्तक में, इनका जो पुस्तक था थियोफ्रेस्टस का हिस्टोरिया प्लांटेरम, इनमें इस पुस्तक में उन्होंने लगभग 480 प्रकार के पौधों को क्या किया, वर्णित किया, वर्गीकृत किया। और इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बोटनी। किसको? तो थियोफ्रेस्टस को, याद रखिएगा। इसके बाद है प्लिनी द एल्डर, इन्होंने अपनी पुस्तक नेचुरालिस हिस्टोरिया में लगभग 1000 पादप प्रजातियों का वर्गीकरण किया। इसके बाद पांचवा है जॉन रे। प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जॉन रे, इन्होंने प्रकृति विज्ञानी, ये जो जॉन रे थे, इन्हें प्रकृति विज्ञानी का जो है पद हासिल था। और इन्होंने क्या किया, स्पीसीज शब्द का प्रयोग किया और जाति और वंश में अंतर को स्पष्ट किया। उनकी पुस्तक जो है हिस्टोरिया प्लांटेरम, यह पुस्तक थियोफ्रेस्टस के पुस्तक से अलग थी। इन्होंने इसमें जो है 18,000 से भी अधिक जंतुओं और पादपों का जो है विवरण दिया। जॉन रे ने एक ऐसी तालिका टेबल तैयार की जिसकी सहायता से विभिन्न लक्षणों के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया जा सकता है। स्वीडन के, याद रखिएगा, स्वीडन के वनस्पति शास्त्री और जीव विज्ञानी कैरोलस लीनियस, नाम है कैरोलस लीनियस, इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में, किसमें, सिस्टेमा नेचुरी में जीवों के नाम और आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की जो है व्यवस्था की। इसीलिए कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जो है जनक कहा जाता है। ठीक है, लिनियस ने संपूर्ण जीव जगत को जंतु और पादप
जंतु और पादप, ठीक है, इन दो वर्गों में विभाजित किया। जंतुओं को 6 अन्य उपवर्गों में इन्होंने विभाजित किया। संपूर्ण जीव जगत को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक है पादप जगत, दूसरा है जंतु जगत, ठीक है। इनके जो उप विभाग हैं स्तनधारी, पंछी, उभयचर, मत्स्य, कीट और कीड़े, ठीक है। वर्गीकरण का जो पदानुक्रम है इसके बारे में अगर बात करें तो जीव जगत को विभिन्न वर्गों में जो है विभाजित करने में अर्नेस्ट हेकल, नाम याद रखिएगा, अर्नेस्ट हेकल और R.H. व्हिटेकर तथा कार्ल बोस नामक वैज्ञानिकों का योगदान है। अर्नेस्ट हेकल का योगदान 1894, R.H. व्हिटेकर 1969 और कार्ल बोस का जो है 1977। इन तीनों वैज्ञानिकों का जो है जीव जगत को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने का जो है योगदान हासिल है। इन्होंने अपना योगदान दिया और व्हिटेकर ने जीवों को जो है 5 जगत में, ये जो था मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन 5 वर्गों में इन्होंने जो है किसने, व्हिटेकर ने जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया है, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में। इन्हें कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और शारीरिक संगठन के आधार पर विभाजित किया गया है। वाइस ने मोनेरा को आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में विभाजित किया है। जीवों को पुनः निम्न उप समूहों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, सबसे छोटा जो जीवों का वर्ग है वह है आपका जाति, स्पीसीज। इसके बाद जाति से वंश, वंश से कुल, कुल से गण का निर्माण होता है, फिर वर्ग का, इसके बाद विभाग या संघ का, इसके बाद एक जगत का निर्माण होता है। तो वर्गीकरण के क्रम का आधार जो है जीवों को उनके लक्षणों के अनुसार विभाजित करना है, यानी बड़े से छोटे वर्गों तक होकर वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति तक पहुंचना है। इसके बाद संघ के बारे में अगर बात करें तो देखिए, जंतु जगत के विभाजन का प्रारंभिक जो स्तर है वो है संघ है। जंतु जगत के विभाजन का प्रारंभिक स्तर क्या है, वो है आपका संघ। और प्रत्येक संघ के प्राणियों की जो संरचना है वो विशिष्ट होती है, जिसके कारण प्रत्येक संघ के प्राणी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है। जंतु जगत के प्राणियों का विभाजन 2 उपजातों में किया गया है। जो जंतु केवल एक कोशिका से निर्मित है उन्हें प्रोटोजोआ कहते हैं। जो जंतु केवल एक कोशिका से बने हैं, इनका निर्माण हुआ है, जन्म हुआ है, इन्हें प्रोटोजोआ कहते हैं। यह उपजगत अपेक्षाकृत बहुत छोटा है, ठीक है। जिस जगत में सबसे अधिक संख्या में जंतु आते हैं उसे मेटाजोआ कहते हैं, और इस वर्ग में बहुकोशिकीय जीव आते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद क्लास का मतलब क्या है, वर्ग का मतलब क्या है। जंतुओं के उस समूह को वर्ग कहते हैं जिनका विभाजन स्थान, गण और संघ के मध्य होता है। तो क्लास क्या है, इनका विभाजन स्थान, गण, संघ के मध्य किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, इसके बाद गण क्या है, ऑर्डर क्या है। तो एक समान संरचना तथा समान गुण वाले विभिन्न कुलों के जंतुओं को जिस वर्ग में रखते हैं उसे गण कहते हैं। और एक से अधिक कुल को मिलाकर गण बनता है, ठीक है। एक से अधिक जब कुल मिलेगा तो गण बनेगा, यानी ऑर्डर बनेगा, ठीक है। और कुछ जीव वैज्ञानिक कुल और गण को एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द मानते हैं, क्योंकि जंतुओं में ऐसा विभेद करने के लिए उनमें विशेष अंतर नहीं मिलते हैं, परंतु पादप जगत में ऐसा अंतर स्पष्ट रूप से जो है देखा जाता है, पादप जगत में, ठीक है। इसके बाद फैमिली, कुल का मतलब क्या है, कुल ऐसे वंश हैं जिनके प्राणियों में समानता देखी जाती है, और ऐसे विभिन्न वंश वाले जंतुओं को एक कुल के अंतर्गत रखा जाता है। मान लीजिए जैसे गाय का जो समूह है, इनमें बहुत तरह के गाय होते हैं, इनके अनेक नस्ल हैं, लेकिन फैमिली एक ही है, ठीक है। क्या है, तो भैंस फैमिली के आते हैं, जैसे गाय फैमिली के आते हैं। भेड़ का नस्ल अलग अलग है, लेकिन वो किस फैमिली से आते हैं, तो आपका भेड़ के। तो इस तरह से जो होता है, जो समूह है, इन समूहों के नस्ल अलग हो सकते हैं, उनकी प्रकृति अलग हो सकती है, उनकी नेचर अलग हो सकते हैं, उनके शारीरिक संरचना अलग हो सकती है, लेकिन जो फैमिली होगा वो एक ही फैमिली के आएंगे, एक ही मतलब कि कुल से आएंगे। इसके बाद एक वंश होता है। वंश का मतलब क्या है, कुछ जातियां ऐसी हैं, ठीक है, कुछ जातियां ऐसी हैं जिनकी आकारिकी में बहुत साम्यता है, पर बाह्य आकार में विभिन्नता देखी जाती है। यानी उनकी जो शरीर के जो बाहरी जो आकार है, जो संरचना है, वो अंतर हो सकता है, लेकिन उनकी जो
जीन्स हैं, जो जेनेटिक मतलब कि जो कह सकते हैं जो जेनेटिक है वो एकदम मतलब कि उसके समान होता है जो जन्म देता है। तो बाह्य आकार में विभिन्नता देखी जाती है और इस प्रकार की कई प्रजातियां भी हो सकती हैं जिनके बाह्य रूप में अंतर होने पर भी आकारिकी में समानता हो। ठीक है, बाह्य जो संरचना है वो विभिन्न हो सकता है, ठीक है, लेकिन उनकी जो जेनेटिक्स है वो एक हो सकता है। और ऐसी विभिन्न प्रजातियां एक वंश से दूसरे वंश में परिवर्तित हुई पाई जाती हैं। पहले ऐसा होना सामान्य बात थी, परंतु अब इसमें स्थिरता आ गई है। तो वंश क्या है, जैसे मान के चलिए गाय, गाय का जो वंश है, इनसे उत्पन्न होने वाला जो मतलब जीव होगा वो गाय का ही होगा, गाय से ही रिलेटेड होगा, उसका जीन गाय का ही होगा। तो ये है आपका वंश। ठीक है, इसके बाद है एक जाति, स्पीसीज। ये क्या है, जंतुओं का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार के जंतुओं को पृथक करके जो है प्रारंभ करते हैं। तो जंतुओं का जो क्लासिफिकेशन होता है वो विभिन्न प्रकार के जंतुओं को पृथक करके प्रारंभ करते हैं। मान के चलिए एक समूह है, इसमें विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न मतलब नस्ल के लोग हैं, विभिन्न आकार के, विभिन्न ढांचे के, गाय, भैंस, घोड़े, ठीक है, बकरी, सांप, ये सभी हैं। ठीक है, इनका एक समूह है ये। ठीक है, और इनको जो है वर्गीकृत करके इनको जो है अलग किया जाता है। जैसे गाय समस्त संसार में प्राय एक सी होती है, गाय का जो आकार होगा, जो नस्ल होगा, जो रूप ढांचा होगा वो गाय का एक समान होगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो गाय है संसार में प्राय एक जैसी होती हैं, घोड़े या भैंस से ये भिन्न होती हैं। गाय को एक जाति में, घोड़े और भैंस को अलग अलग दूसरी जातियों में रखते हैं। और कुछ जातियों की जो उपजातियां हैं वो भी होती हैं। तो कुछ जातियां हैं जिनकी उपजातियां भी हैं, लेकिन उनकी जाति वो एक ही होगी। घोड़े की उपजातियां हो सकती है, भैंस की भी हो सकती हैं, नस्ल हो सकती हैं, लेकिन वो किस मतलब जाति में आएंगे, वो भैंस, गाय, घोड़े, इस मतलब इस तरह के। इसके बाद जीवों का वैज्ञानिक नामकरण। जीवों का जो वैज्ञानिक नामकरण है वो कैसे होता है, तो जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति स्वीडन के जीव वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने प्रस्तुत की थी। किसने, कैरोलस लिनियस ने। द्विनाम नामकरण, याद रखिएगा, द्विनाम नामकरण का तात्पर्य है नामकरण के लिए दो पदों का प्रयोग करना। इसका मतलब क्या है, तो नामकरण के लिए दो पदों का प्रयोग करना, यानी प्रत्येक जीव के नाम के दो भाग होते हैं। नाम के पहले भाग में वंश का नाम और दूसरे भाग में जाति का नाम होता है। अंग्रेजी में वंश के नाम का पहला अक्षर बड़े अक्षर का यानी कैपिटल लेटर्स में होता है और जाति के नाम का पहला अक्षर स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। ठीक है, छोटे अक्षर में। जैसे आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। तो देखिए इसका जो पहला लेटर है होमो का वो है कैपिटल, और जो सेपियंस जो है इसका पहला जो लेटर है वो है एस, जो है वो है स्मॉल लेटर में। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका, जैसे एम जो है कैपिटल है और इसका जो देखिए जो मैंगीफेरा है वो क्या है, मैंगीफेरा जो है आप बताइए, तो पहला भाग वंश और दूसरा जो भाग होता है जाति। तो इंडिका, जो इंडिका है ये जाति है और मैंगीफेरा जो है ये वंश है। तो इसका जो मैंगीफेरा का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल में है और जो इंडिका का पहला वर्ड जो आई है ये आपका स्मॉल लेटर में है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए कुछ साधारण नाम और उनके वैज्ञानिक जो नाम है इसको आपको ध्यान में रखना है। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए। सबसे पहला तो यही प्रश्न पूछा गया है कि जो मानव का नाम है वो क्या है। आधुनिक मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सेपियंस, याद रखिएगा। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पार्डम, ठीक है, पैंथेरा पार्डस। बाघ का पैंथेरा टिग्रिस। शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस कैटस। मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। चना का वैज्ञानिक नाम है सीसर एरिएटिनम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, इसके बाद गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। आम का मैंगीफेरा इंडिका, याद रखिएगा। इनके जो वैज्ञानिक नाम है इनको ध्यान में रखना है, जो साधारण नाम है और जो उनका वैज्ञानिक नाम है। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियां, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए दो जगत वर्गीकरण,
जो वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियां हैं, दो जगत वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने दो जगत वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने दिया। इन्होंने जीवों को जंतु और पादप दो वर्गों में बांटा था। तो जंतु और पादप वर्ग में इन्होंने दो वर्गों में इन्हें बांटा। तीन जगत वर्गीकरण हेकल ने दिया। तो दो जगत वर्गीकरण का सिद्धांत कैरोलस लिनियस ने, तीन जगत वर्गीकरण का सिद्धांत हेकल ने, और इस तीन जगत वाले वर्गीकरण में जंतु, पादप और प्रोटिस्टा इनको रखा गया तीन, और हेकल ने यह सिद्धांत दिया। चार जगत वर्गीकरण को जो है कोपलैंड ने मतलब कि इसका प्रतिपादन किया, और इस चार में क्या जोड़ा गया, मोनेरा भी जोड़ा गया। यानी जंतु, पादप, प्रोटिस्टा और मोनेरा, इन चार जगत जो वर्गीकरण है इसका सिद्धांत कोपलैंड ने दिया था, याद रखिएगा। पांच जगत का वर्गीकरण व्हिटेकर ने दिया, और इसमें जो है आपका कवक जोड़ा गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब हो गया आपका, बताइए, पहले क्या था, जंतु, पादप, प्रोटिस्टा और मोनेरा। इसके बाद पांचवा हो गया कवक, फंगी। और व्हिटेकर ने पांच जगत वर्गीकरण में जीवों को निम्नलिखित रूप में विभाजित किया। तो R.H. व्हिटेकर के द्वारा जीवों का जो वर्गीकरण है इसे पांच वर्गों में विभाजित किया गया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। 1982 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1982 ईस्वी में मार्ग्यूलिस एवं क्वार्टर्स ने पांच जगत वर्गीकरण की समीक्षा की, और उन्होंने इसमें एक प्रोकैरियोटिक और चार यूकैरियोटिक जगत, ठीक है, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, ये चार जो यूकैरियोटिक जगत हैं, इसका नाम याद रखिएगा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, इसको शामिल किया। और वर्तमान में इस वर्गीकरण प्रणाली को ही सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो जीव हैं, जीव जो है इनको दो वर्गों में अगर देखें तो दो वर्गों में इन्हें विभाजित किया गया है। एक है प्रोकैरियोटिक या मोनेरा, दूसरा है यूकैरियोट। जगत वन के अंतर्गत अगर देखें तो इसे दो वर्गों में विभाजित किया गया है: आर्कियोबैक्टीरिया या आर्किया, दूसरा है यूबैक्टीरिया या बैक्टीरिया। ठीक है, और यूकैरियोट, जो यूकैरियोट है इसको जो है इसको भी दो वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है। एक कोशिकीय, इसमें प्रोटिस्टा जगत मतलब प्रोटिस्टा आएगा, इसके बाद संघ प्रोटोजोआ, और बहुकोशिकीय में अगर बात करें तो बहुकोशिकीयों को दो वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब जो बहुकोशिकीय है इसको दो वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है, कोशिका भित्ति सहित। ठीक है, कोशिका भित्ति सहित यानी विथ सेल वॉल, और कोशिका भित्ति रहित यानी विथआउट सेल वॉल। देखिए, कोशिका भित्ति सहित के अंतर्गत अगर बात करें तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, एक वर्ग ये है, और दूसरा जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले हैं जैसे स्वपोषक, ये दूसरे वर्ग हैं। तो इनको दो वर्गों में दोबारा से जो है डिवाइड कर दिया गया, कोशिका भित्ति सहित मतलब जो सेल वॉल के साथ हैं। ठीक है, तो दो वर्ग हैं, एक है प्रकाश संश्लेषण जो नहीं करते हैं, दूसरा जो वर्ग है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कोशिका भित्ति सहित अगर बात करें यानी विथआउट सेल वॉल, बिना कोशिका भित्ति के, तो इसमें आता है एनिमेलिया। ठीक है, जगत 5 के अंतर्गत। और प्रकाश संश्लेषण जो नहीं करते हैं वो है कवक यानी फंगी, और प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो स्वपोषक जिन्हें बोलते हैं ये होते हैं पादप जगत यानी जगत 4 के अंतर्गत। मोनेरा जगत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मोनेरा जगत के अंतर्गत अगर बात करें तो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं। मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव यानी प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं होते हैं इनके कोशिकाओं में, यानी इनमें डीएनए आनुवांशिक पदार्थ जो है कोशिका द्रव्य से केंद्रक कला के द्वारा पृथक न होकर एक अनिश्चित आकार के केंद्रकाव के रूप में पाया जाता है। इसके विपरीत अन्य जगत के जीवों में डीएनए केंद्रक के भीतर पाया जाता है। मोनेरा जगत है इसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आर्कियोबैक्टीरिया या आर्किया में, दूसरा जो विभाजन है यूबैक्टीरिया या बैक्टीरिया। जो यूबैक्टीरिया है इसको वास्तविक जीवाणु यानी ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, और अधिकतर जीवाणु मोनेरा जगत के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किए गए हैं।
जबकि साइनोबैक्टीरिया यानी नील हरित शैवाल को पादप जगत के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। याद रखिएगा, वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1676 में जीवाणु की खोज की थी, इसीलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। मोनेरा जगत के जो विशिष्ट लक्षण है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये जीव विभाजन या विखंडन तथा बीजाणु के द्वारा जनन करते हैं और इसके अंतर्गत स्वपोषी तथा परपोषी दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। नील हरित शैवाल जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, जबकि अधिकांश जीवाणु परपोषी जीव होते हैं। बैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं, जीवाणु के बारे में इंपॉर्टेंट है। जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव है जिनकी कोशिका केंद्रक विहीन होती है। जीवाणुओं को सर्वव्यापी कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं जहां कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, जैसे जल, मिट्टी, जीवों के ऊपर या उनके भीतर तथा पौधे आदि में। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, याद रखिएगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन से निर्मित होती है तथा कोशिका जो झिल्ली है वो प्रोटीन और फास्फोलिपिड से निर्मित होती है। अधिकांश जीवाणु विषमपोषी होते हैं, लेकिन कुछ स्वपोषी भी होते हैं। स्वपोषी जीवाणु प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक संश्लेषण के द्वारा जो है अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कुछ जीवाणु मृतोपजीवी होते हैं, यानी वे मृत पादपों और जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे एजेटोबैक्टर जीवाणु। कुछ जीवाणु सहजीवी होते हैं, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम। इसके बाद जीवाणुओं में जो जनन है किस तरह से होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जीवाणु द्विविभाजन के द्वारा जनन करते हैं, जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं, और इसमें जनन की दो प्रमुख विधियां हैं। पहला है संयुग्मन, दूसरा है रूपांतरण। संयुग्मन का मतलब क्या है? देखिए, दो कोशिकाओं के जुड़ने से आनुवांशिक पदार्थ का जो है आदान प्रदान होता है, तो इसको कहते हैं संयुग्मन। रूपांतरण क्या है? तो बाह्य माध्यम से, बाहरी हस्तक्षेप से डीएनए लेकर अपने आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन करना रूपांतरण कहलाता है। कुछ जीवाणु अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों की उपस्थिति में अमीनो अम्ल का जो है निर्माण करते हैं, और इस आधार पर इन जीवाणुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। ये जो 3 वर्ग है इसको ध्यान में रखिएगा। पहला वर्ग है मिथेनोजेंस। क्या है? मिथेनोजेंस। दूसरा क्या है? तो याद रखिए, थर्मो एसिडोफिल्म। ठीक है, थर्मो एसिडोफिल्स। और तीसरा है हैलोफिल्स। देखिए, जो मिथेनोजेंस है ये जीवाणु मीथेन का निर्माण करते हैं, जैसे मिथेनोबैक्टीरिया। इसके बाद थर्मो एसिडोफिल्स जो है ये जीवाणु अत्यधिक उष्ण तथा अम्लीय पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं, जैसे में सल्फोलोबस, याद रखिएगा। और जो हैलोफिलस है ये जीवाणु अत्यधिक नमक की सांद्रता वाले जल में वृद्धि करते हैं, जैसे कि क्या है? जैसे कि हेलोबैक्टीरियम, याद रखिएगा। ये कुछ जीवाणु जो तरल माध्यम में रहते हैं, ठीक है, कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो तरल माध्यम में रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। उनमें धागे के समान जो है कशाभिकाएं होती हैं, जो इन्हें संचलन में सहायता प्रदान करती है, मूवमेंट में सहायता प्रदान करती है, हेल्प करती है। जीवाणु का जो आर्थिक महत्व है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जो जीवाणु है इनका आर्थिक महत्व कैसे है, किस प्रकार से है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला कि जीवाणु से लाभ क्या क्या है। तो देखिए, भूमि की उर्वरता में वृद्धि जीवाणुओं के माध्यम से होती है, यानी दलहनी फसलों के जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करके मृदा की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। दूध का दही में परिवर्तन, ये जीवाणुओं से लाभ होने वाला है, यानी लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में उपस्थित होकर लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करके दूध को जो है दही में क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इसके बाद जैविक खाद का उत्पादन, ये भी आपका जो है बैक्टीरिया से होने वाला लाभ है। मृतोपजीवी जीवाणु जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल मतलब कि आसानी से या सरल रूप में तोड़ने में ये सहायक हो जाते हैं। मिथेनोजोनिक, ठीक है, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कृषि अपशिष्ट, गोबर या अन्य अपशिष्ट पदार्थों को जो है खाद में परिवर्तित कर देते हैं। अपमार्जक की भूमिका, कुछ जीवाणु जैसे
याद रखिएगा, स्यूडोमोनास कार्बनिक अपशिष्टों, जंतुओं के मल, गिरी हुई पत्तियां, मांस आदि को जो है डिकम्पोज करके, अवघटित करके भोजन प्राप्त करते हैं और इस प्रकार ये प्रकृति को स्वच्छ करने में जो है अपमार्जक की भूमिका निभाते हैं। इसके बाद है रेशों की गुणवत्ता का निर्धारण, ठीक है, फाइबर रेटिंग। कुछ जीवाणु जैसे याद रखिएगा क्लास्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास, ये जो जीवाणु हैं ये रेशों की गुणवत्ता के निर्धारण में जो है सहायक होते हैं और ये जीवाणु तने तथा पत्तियों के कोमल ऊतकों से रेशों को पृथक करने में सहायता करते हैं। चाय कॉफी का उपचार, देखिए बैसिलस मेगाथीरियम नामक जीवाणु के द्वारा चाय के पत्तियों और कॉफी बीन्स की कड़वाहट कम की जाती है। इसके बाद है प्रतिजैविकों का उत्पादन, ये सभी मतलब कि बैक्टीरिया से होने वाले लाभ है, जीवाणुओं से होने वाले लाभ हैं, इसको याद रखिएगा। तो प्रतिजैविकों का जो उत्पादन है कैसे होता है, तो कुछ जीवाणु किण्वन के माध्यम से प्रतिजैविकों का निर्माण करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोनोडेसिन का निर्माण स्ट्रेप्टोकोकस ग्रिसस से और एरिथ्रोमाइसिन का निर्माण स्ट्रेप्टोकोकस थ्यूरिड्रिडस से आदि से। तो किस तरह से निर्माण होता है, देखिए ये जो साइंस का जो टर्म है वो थोड़ा सा, जो वर्ड होते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, तो आप एक बार खुद से जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद जीवाणुओं से कुछ हानि भी होते हैं, इन हानि के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने इससे पहले जीवाणुओं से होने वाले लाभ के बारे में डिस्कस किया था, जैसे भूमि की उर्वरता में वृद्धि करना, ठीक है, दूध से दही का जमना, जैविक खाद का उत्पादन, अपमार्जक की भूमिका, रेशों की गुणवत्ता का निर्धारण, चाय कॉफी का उपचार और प्रतिजैविकों का उत्पादन, ये सभी जो है जीवाणुओं के लाभ थे। इसके बाद जीवाणुओं से जो हानि होती है वो क्या क्या है, किस तरह से होती है, देख लेते हैं। भोजन की विषाक्तता, कुछ जो देखिए इसे बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। जीवाणुओं से जो हानि होती है, पहला होता है फूड पॉइजनिंग। इससे क्या होता है कि कुछ जीवाणु जैसे क्लेस्ट्रोडियम, बोटुलिनियम और स्ट्रेफाइलोकोकस भोजन को क्या करते हैं, भोजन को विषाक्त कर देते हैं, पॉइजन में तब्दील कर देते हैं, ठीक है। तो भोजन की विषाक्तता, जैसे कुछ जीवाणुओं के माध्यम से भोजन को विषाक्त कर दिया जाता है। ये जो जीवाणु है जैसे क्लोस्ट्रीडियम, बोटुलिनियम, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम, बोटुलिनियम एवं स्ट्रेफाइलोकोकस, ये भोजन को विषाक्त कर देते हैं। इसके बाद है विनाइट्रीकरण, ठीक है, विनाइट्रीकरण, ठीक है। थायोबैसिलस एवं माइक्रोबैसिलस नामक जीवाणु मृदा में उपस्थित नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया यौगिकों को स्वतंत्र नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। यह प्रक्रिया पादपों की नाइट्रोजन पूर्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसके बाद है विसल्फरीकरण, देखिए याद रखिएगा, डिसल्फोविब्रियो नामक जीवाणु मृदा में उपस्थित सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड में परिवर्तित कर देता है और इससे क्या होता है, मृदा की जो उर्वरता है वो प्रभावित होती है। तो डिसल्फोविब्रियो नामक जो जीवाणु होते हैं मृदा में उपस्थित सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड में परिवर्तित कर देते हैं, इससे मृदा की उर्वरता प्रभावित हो जाती है। इसके बाद है रोगों के कारक, कॉज ऑफ डिजीज। देखिए जंतुओं और पादपों में अनेक रोग जीवाणु जनित होते हैं और इसके कुछ उदाहरण भी हैं, आप इसको रट जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे मनुष्यों में जीवाणुओं से होने वाला जो रोग है, पहला है हैजा। हैजा किस मतलब कि जीवाणु के माध्यम से होता है, तो इस जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी से हैजा नामक बीमारी होता है। और माइकोबैक्टीरियम लेप्री से कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग किस जीवाणु के माध्यम से होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसके बाद तपेदिक नामक जो रोग होता है किस जीवाणु से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। इसके बाद वनस्पतियों में जीवाणु जनित जो रोग होते हैं, जैसे आलू में सैथिल्य रोग किस जीवाणु के कारण होता है, तो याद रखिएगा स्यूडोमोनास सोलेनिसियरम। और फलों में क्राउन गाल रोग जो होता है किस जीवाणु के माध्यम से होता है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। इसके बाद है माइकोप्लाज्मा के बारे में अगर बात करें तो माइकोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म, सबसे सरल और आत्म प्रतिलिपिकरण याद रखिएगा
जो आत्म प्रतिलिपिकरण है, तो सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म माइकोप्लाज्म क्या होता है, सबसे सूक्ष्म होता है, सबसे सरल होता है और आत्म प्रतिलिपिकरण करने वाले ये जीवाणु होते हैं। और इनकी कोशिका में जो सेल वॉल जो होता है वो नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसको याद रखिएगा, यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए। लेकिन वृद्धि और प्रतिलिपिकरण के लिए आवश्यक डबल स्टैंडर्ड डीएनए उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण माइकोप्लाज्मा को समान रूप से मॉलिक्यूटस, याद रखिए मॉलिक्यूटस यानी कोमल त्वचा वाले जीव का जो है जो कोमल त्वचा वाले जो जीव होते हैं इनको मॉलिक्यूटस यानी कोमल त्वचा वाले जीव कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा को जो है जीवाणु, विषाणु और कवक के बीच की कड़ी माना जाता है। कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण इन पर जो है समान प्रतिजैविकों का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे पेनिसिलिन, बीटा लैक्टम आदि। माइकोप्लाज्म जीवाणु परजीवी या मृतपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं और विभिन्न आकारों में ये पाई जाती हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है ग्राम अभिरंजन परीक्षण, ग्राम स्टेन टेस्ट। ये क्या है? ग्राम अभिरंजन परीक्षण जो है ये क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यह परीक्षण जीवाणुओं के विभिन्न प्रकारों को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। ग्राम अभिरंजन परीक्षण का आविष्कार डेनमार्क के वैज्ञानिक हेंस क्रिश्चियन ग्राम नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस परीक्षण में जीवाणु समूह को क्रिस्टल वायलेट यानी बैंगनी रंग से जो है रंगा जाता है। क्रिस्टल वायलेट रंग से जो है इसे रंगा जाता है। कोशिका भित्ति के भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर कुछ जीवाणु समूह बैंगनी रंग का जो है धारण कर लेते हैं और कुछ रंगहीन बने रहते हैं। इन जीवाणुओं पर पुनः गुलाबी रंग डालने पर रंगहीन जीवाणु की कोशिकाएं गुलाबी रंग धारण कर लेती है और पहले से बैंगनी रंग धारण कर चुकी कोशिकाएं बैंगनी रंग की ही बनी रहती है। याद रखिएगा। और इस परीक्षण में क्या होता है कि जो बैंगनी रंग धारण करने वाले जो जीवाणु होते हैं इनको ग्राम धनात्मक जीवाणु, और गुलाबी रंग ग्रहण करने वाले जो जीवाणु होते हैं इनको ग्राम ऋणात्मक जीवाणु कहा जाता है। तो इसको समझ गए? कहने का मतलब है जो ग्राम अभिरंजन परीक्षण है यह परीक्षण जीवाणुओं के विभिन्न प्रकारों को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित करने के लिए यह परीक्षण किया जाता है। पहला जो परीक्षण है क्या होता है कि इस परीक्षण में जो क्रिस्टल वायलेट यानी जो बैंगनी रंग के जो होते हैं इनको बैंगनी क्रिस्टल वायलेट से रंगा जाता है। ठीक है, वायलेट रंग से बैंगनी रंग से रंगा जाता है और कोशिका भित्ति के भौतिक तथा रासायनिक जो गुण होते हैं इनके आधार पर कुछ जीवाणु समूह बैंगनी रंग जो है धारण कर लेते हैं और कुछ रंगहीन बने रहते हैं। जब इन जीवाणुओं पर पुनः गुलाबी रंग डाला जाता है तो जो रंगहीन जीवाणु होते हैं वो रंगहीन जीवाणु की जो कोशिकाएं हैं वो गुलाबी रंग को धारण कर लेते हैं और जो पहले से बैंगनी रंग धारण कर चुके कोशिकाएं हैं वो बैंगनी रंग को ही अपना जो है रंग बनाए रखते हैं, बैंगनी रंग ही कायम रखते हैं। इस परीक्षण में यह हो जाता है कि जो बैंगनी रंग धारण करने वाले जो जीवाणु हैं इनको ग्राम धनात्मक जीवाणु, और जो गुलाबी रंग के जो मतलब कि ग्रहण करते हैं गुलाबी रंग, इन जीवाणुओं को ग्राम ऋणात्मक जीवाणु कहा जाता है। इसके बाद है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ग्रीक भाषा में साइनो का अर्थ होता है नीला। ग्रीक भाषा में जो साइनो है इसका मतलब होता है नीला रंग, इसीलिए नील हरित शैवालों को साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइटा भी कहा जाता है। नील हरित शैवाल जीवाणुओं का एक संघ है। ये जीवाणु प्रकाश संश्लेषण से जो है स्वयं ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, स्वयं पोषण का उत्पादन करते हैं और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करके धान की फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। यह जैविक उर्वरक हैं जो रासायनिक और नाइट्रोजनी उर्वरकों के तुलना में सस्ता और सुलभ विकल्प के रूप में है। नील हरित शैवाल एस्पाइरुलिना, जो नील हरित शैवाल है इनका नाम याद रखिएगा, यह है एस्पाइरुलिना, एनाबीना, नोस्टॉक और आसिलेटोरिया आदि। ये सभी नील हरित शैवाल के रूप हैं। ठीक है, तो एस्पाइरुलिना, एनाबीना, नोस्टॉक और ऑसिलेटोरिया, तो यहां से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है।
देखिए नेक्स्ट सेशन जो होगा प्रोटिस्टा जगत के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बायोलॉजी का पीडीएफ जो है, एनसीईआरटी बायोलॉजी का पीडीएफ अवेलेबल है। इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को जो है अपडेट किया गया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।